अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हमने बेजल फंक्शन की एप्लीकेशन की थी लास्ट टाइम इन द क्लास। और फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने आपको ये एग्जांपल 6.41 कराई थी, जो कि काफ़ी लेंथी थी। और इसको हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से किया था बाय यूजिंग द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें लेप्लास इक्वेशन जो है वो हमने यूज़ की थी। और उसमें फिर हमने 2 डायमेंशन रीजन लिया था ना। 2 डायमेंशन रीजन लेने की वजह से हमने क्या किया था कि उसमें सिर्फ आर और जी वाले जो है वो हमने उसके अंदर रखा था उसका। वरना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है उसमें आर, फाई और जी, ये 3 हम उसकी वो डायमेंशंस लेते हैं। लेकिन हमने उसमें फाई को की नो डिपेंडेंस करके और फिर हमने आर और जी में उसको जो है वो सॉल्व किया था लेप्लास इक्वेशन को। और फिर ये एक्सपेंड करके और ये सारा हमने आर वेरिएबल्स की वाली इक्वेशन एक अलग कर ली थी और उस जी वालों को अलग कर लिया था। और फिर 2 इक्वेशंस आ गई थी। और फिर एक पहले सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने उसको दोनों सोल्यूशंस को इकट्ठा करके बाउंड्री कंडीशंस लगा के और दोनों को इस तरह से हमने ये इकट्ठा एक सोल्यूशन लिखा था पोटेंशियल का। ठीक है। उसमें फिर हमारे पास एक ए जो आ रहा था, ठीक है, उसका जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ए जो कांस्टेंट आ रहा था ए एन, उसको हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। और ये आर जे नॉट के एम आर से मल्टीप्लाई करके और फिर उसको इंटीग्रेट करके फिर उस पर ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाई थी। इस तरीके से अगर 2 आपके पास बेजल फंक्शन आ रहे हैं एक ही इंटीग्रल के अंदर, तो फिर ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इसके बराबर होती है। और अगर राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक बेजल फंक्शन था इंटीग्रल के अंदर, तो उस पे जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है। ये सारा कुछ अप्लाई करके जब हमारे पास ए आ गया था, ए को हमने अगेन अपनी इसमें इक्वेशन 6.29 में जहाँ के लिए हमें चाहिए था वहाँ पुट किया था और हमारे पास पोटेंशियल उसी तरह का आ गया था जैसा कि हमें उन्होंने जो हमें रिक्वायर्ड था, जैसा हमने निकालना था। ठीक है। अब इसी तरह ये एग्जाम्पल नंबर 6.42 है। इसमें उन्होंने कहा फॉर अ होमोजेनियस स्फेरिकल सॉलिड विद कांस्टेंट थर्मल डिफ्यूजिविटी के एंड नो हीट सोर्सेज द इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन बिकम्स। तो ये डिफ्यूजन इक्वेशन है ना आपके पास एक तरह की। तो यहाँ पे उन्होंने आपको ये कंडीशन बताई हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है उन्होंने आपको जो है जो हीट कंडक्शन के लिए। और वेयर टी जो है वो आर और टी पे डिपेंड करता है। और इसमें भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का हमने यूज़ करना है। तो इसमें भी अगर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये है पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर टी। तो इसको अगर हम इसको फॉर्म में लेकर आएंगे तो यहाँ से हम जो है इसको ज़रा के को उस तरफ ले जाएंगे और इसे इस फॉर्म में कर लेंगे। और उसके बाद हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है उनको इस्तेमाल करना है। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है आर थीटा और फाई में होता है। ठीक है। तो हमने आर थीटा और फाई की फॉर्म में ये जो अपनी इक्वेशन है उसकी जो हमारे पास ये जो डेल स्क्वायर टी है, इसको हमने इस फॉर्म में 1/t पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने इधर अब राइट हैंड साइड पे लिख लिए। और ये जो डेल स्क्वायर टी था हमारे पास इसको हमने खोल के स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, आपको पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब खोलते हैं डेल स्क्वायर को खोलेंगे तो इसके बराबर होता है डेल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये आपने MMP1 के कोर्स में पढ़ा था कि डेल स्क्वायर को आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे खोलते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे खोलते हैं। तो ये हमने स्फेरिकल जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने डेल स्क्वायर ओपन किया है और टी तो फिर साथ साथ आएगा सब में। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये आर में, थीटा में और फाई में। अब ये जो थीटा और फाई की फॉर्म में आ रही है, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी जो इधर 1/r² साइन थीटा, थीटा वाली टर्म और फाई वाली टर्म, इनको दोनों को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ से दोनों राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी। और ये जो 1/k पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी वाली फॉर्म है इसको हम लेफ्ट पे ले आएंगे ताकि हम चाह रहे हैं कि हम एक तरफ जो है ज़रा सेपरेट करना चाहते हैं ना वेरिएबल्स को। क्योंकि अब ये जो हमारे पास थीटा और फाई वाली टर्म्स हैं इन्हें इकट्ठा हमने इस फॉर्म में लिख दिया 1/r² इसमें से कॉमन ले लिया और इसको हमने बाकी इस फॉर्म में लिख दिया कि ये जो पूरी टर्म है आपकी ये रिप्रेजेंट करती है -l × l+1 को। ठीक है। और टी हमने साथ बाहर कॉमन ले लिया, तो टी भी इन दोनों में से कॉमन लेके बाकी की, और 1/r² भी दोनों में से कॉमन लेके, तो बाकी की जो टर्म है साइन थीटा और पार्शियल बाय पार्शियल थीटा वाली और ये साइन स्क्वायर थीटा और पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर वाली, इसकी जगह हमने लिखा है कि दिस इज -l × l+1। ठीक है। तो ये माइनस इसके बाहर वाला है, 1/r² हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से और टी भी हमने दूसरी इसका बाहर ले लिया इधर। ठीक है ना। और बाकी अंदर वाली जो थीटा और फाई वाली टर्म है वो -l × l+1 को शो करती है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है
कि ये जो अब आपने इस फॉर्म लिख के अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो ये जो -1 ओवर k वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, और ये जो अब आपने नई टर्म डिफाइन की है l इंटू l प्लस 1 वाली, इसको जो है ये माइनस और ये माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगी ना यहाँ पे। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो इस तरफ लेके जाएंगे, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, जो यहाँ पे प्लस हो गई थी इस तरफ जाके दोबारा माइनस हो जाएगी, और ये जो यहाँ पे माइनस है ये उस तरफ जाके राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगी। तो ये हमने ज़रा इसको सेपरेट किया, सोल्यूशन किया थोड़ा सा इक्वेशन का, और उसके बाद हमने अब हमारे पास एज्यूम अ सोल्यूशन। अब आपको पता है जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का फार्मूला लेते हैं तो उसमें हम एक सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। कैसे कि आपके पास जो टी है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ठीक है, वो टी जो है वो दो टर्म्स पे, क्योंकि आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो फिर दो टर्म्स पे डिपेंड करती है, एक आर पे और दूसरी के पे। आर जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ आर और के इज़ अ फंक्शन ऑफ टी। तो अगर ये सोल्यूशन हमने एज्यूम किया है तो आपको पता है ये सोल्यूशन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आपने जो पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ये वाली, ये जो लास्ट में हमारे पास आई है, ये इसके अंदर जहाँ जहाँ अब टी आ रहा है इधर भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम उसकी जगह ये आर और के डाल देंगे। ठीक है, तो यही हमने काम किया कि जहाँ जहाँ वो था हमने उसकी जगह आर और के डाल दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अब आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब जो आपको नज़र आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये आर की फॉर्म है और राइट हैंड साइड पे जो है वो के विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी उसकी फॉर्म बन रही है। अब चूंकि इक्वालिटी होल्ड्स इफ बोथ द साइड्स आर इक्वल टू द सेम कांस्टेंट, हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को अब अलग अलग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरी आर की फॉर्म में है और राइट हैंड साइड जो वो पूरी के की फॉर्म है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, उन दोनों की दो इक्वेशंस बन जाएंगी। उस लेफ्ट हैंड साइड भी एक ही कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हमने कह दिया से, या सपोज हमने उसको कह दिया माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इस राइट हैंड साइड को भी हम माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। तो दोनों दो इक्वेशंस बना ली हमने इससे, इसको भी माइनस अल्फा स्क्वायर इसको भी माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आर स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये अल्फा स्क्वायर के साथ ये वाला आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा दूसरी टर्म से, जब आर स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पहली टर्म में से आर स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सेकंड टर्म में जो है उससे भी आपका आर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड पे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों आर स्क्वायर जो है ये राइट हैंड साइड पे जाके इस तरह फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस इक्वेशन, अभी पहले इसी को लेके चल रहे हैं, इस इक्वेशन से क्या होगा कि अब आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये जो माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर है ये इस तरफ ले आए इस तरफ, तो ये प्लस हो जाएगी इधर आके। और उसके बाद आपने क्या किया कि इन दोनों में से अब आपने डी बाई ये जो आर है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो जब आर कैपिटल आर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली टर्म से आर ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी वाली टर्म जो है इनको इकट्ठा करके इन दोनों में हम आर कॉमन करके इज इक्वल टू 0। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें डी बाई डी आर अगर अंदर सिंप्लीफाई कर देंगे, इस पे ना यू इंटू वी का फॉर्म लगाएंगे आप। एक तो पहले यू इंटू वी फॉर्म क्या होती है कि पहले आपके पास आर स्क्वायर वैसे का वैसा और ये डी स्क्वायर आर ओवर डी आर स्क्वायर बन जाएगा, और जो दूसरे प्लस अब आर स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2r और डी आर ओवर डी आर। ठीक है, वी वैसे का वैसा, तो डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी वैसे का वैसा, तो ये यू इंटू वी वाली फॉर्म लगा के इसको हमने ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, और उसके बाद दूसरी जो टर्म है वो वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द स्फेरिकल बेजल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन आर कॉल्ड स्फेरिकल बेजल फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपने जो फाइनल इक्वेशन निकाली है ये आपकी स्फेरिकल बेजल जो है ना इक्वेशन कहलाती है, और इसके सोल्यूशन स्फेरिकल बेजल फंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि ये आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके ये इक्वेशन बनाई है, और जब आप इसके सोल्यूशन निकालेंगे तो जारी बात है उससे स्फेरिकल बेजल फंक्शंस बनेंगे। तो ये एक तरीका, ये इसकी एप्लीकेशन है एक जो आपने जो डिफ्यूजन इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकाली। इसी तरह 6.43 में भी वेव इक्वेशन है, तो वेव इक्वेशन में भी आपने उसी तरीके से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के जरिए से ही आप सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, और जब सोल्यूशन डिफाइन करते हैं तो अपनी डिफरेंशियल एन जी एक्स तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और सेटिस्फाई करने के मतलब उसके अंदर आप उसको पुट कर देंगे। अगर टी को एन जी एक्स लेंगे तो इधर भी पुट कर देंगे उसको, और उसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, तो ये एक फॉर्म जो बन जाएगी उसमें हमने उसका सोल्यूशन अगेन हमने इस तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि ये उन्होंने दिया हुआ है कि टी एन जी एक्स के बराबर है, तो ये हमने उसमें पुट कर दिया। उसके बाद पुट करने के बाद जब ये फॉर्म बनेगी आपके पास एक्स और वाई में इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर हम सोल्यूशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो खुद से डिफाइन करेंगे कि वाई ऑफ एक्स टी जो है वो वाई ऑफ वाई और टी ऑफ टी के बराबर होगा। अगेन ये चीज़ हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वाई की जगह जहाँ जहाँ वाई होगा।
ठीक है। ये इसके सोल्यूशन को जो है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और पुट करने के बाद फिर हम कहेंगे कि जो एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी y की फॉर्म में, एक राइट हैंड साइड हो जाएगी t की फॉर्म में, दोनों को माइनस अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह अल्फा स्क्वायर के बराबर ले लिया एक कांस्टेंट के, और दो इक्वेशंस बन गई। और फिर बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने भी ऊपर वाले केस में किया है, तो इसको भी उसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसका सोल्यूशन अगर आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं और इस पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आपके पास ये सेकंड सोल्यूशन से जो है ये फॉर्म बन जाएगी कि आपका जो टी ऑफ टी है ये a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा अल्फा टी प्लस जो है वो आपके पास a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा अल्फा टी, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और आप a1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा अल्फा टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अयोटा अल्फा टी, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एलर्स फार्मूला अगर आप लगाएं ना यहाँ पे, तो ये कॉज अल्फा टी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह जो पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, वो बेजल इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। यानी ये वाली जो इक्वेशन आपकी दो इक्वेशंस बनाई थी ना, एक तो आपने एक ये इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन थी, तो दूसरी इक्वेशन को तो हमने सोल्यूशन निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर लिया। जो पहली आपकी इक्वेशन है ये, दिस इज़ नॉट अ बेजल इक्वेशन, इस इक्वेशन की वो बात कर रहे हैं। और इसमें आपने क्या करना है, उसको फर्स्ट इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखा रीराइट करके कि जो आपके पास x और ये यानी इस वाली इक्वेशन की बात करें कि आप इसमें से g ख़त्म कर दें, तो आप g ख़त्म करने के लिए आपने उसको इस फॉर्म में लिख लिया ना, ठीक है। और उस g से दोनों तरफ अगर वो मल्टीप्लाई में आ रहा है ना g, तो दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे g से, तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो जब करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर जो पहले जिसके पास नहीं था जी, उसके नीचे आ जाएगा ना जी डिवाइड करने से, और उसको फिर आप रिड्यूस करेंगे और सब्स्टिट्यूशन करके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाएंगे कि यू स्क्वायर जो है वो बराबर है 4 अल्फा स्क्वायर एक्स ओवर जी के, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जी यू स्क्वायर ओवर 4 अल्फा स्क्वायर, ये वाली फॉर्म। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर ये चेन रूल वो आपको बता रहे हैं कि डी एफ ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होता है डी एफ ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ये वाला चेन रूल इधर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद अपनी जो ऊपर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, वो इस फॉर्म, यानी ये जो d बाई डी एक्स की जगह जब आप ये अप्लाई करेंगे तो d बाई डी एक्स को आप कन्वर्ट कर रहे हैं d बाई डी यू में, तो d बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे ना, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास d बाई डी एक्स से d बाई डी यू बन जाएगा, और फिर आपके पास वो एक बेजल इक्वेशन बन जाएगी। पहले वो बेजल इक्वेशन नहीं थी, उससे आपने उसको बेजल इक्वेशन बनाया, और अब आप इसको n इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और इस सोल्यूशन में आपके पास जे नॉट जो है फर्स्ट काइंड ऑफ द बेजल फंक्शन का जो सोल्यूशन है फर्स्ट काइंड वाला, और एन नॉट यानी न्यूमान फंक्शन जो सेकंड काइंड का सोल्यूशन है, वो दोनों आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास अलाउड सोल्यूशंस हैं। अलाउड सोल्यूशन आपके पास सिर्फ जे वाला है, ठीक है, हम न्यूमान वाला नहीं ले रहे क्योंकि बी को हम अक्सर 0 कर देते हैं, सेकेंड जो आपकी जो आप कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं B2, तो पहले वाले को सिर्फ पहला सोल्यूशन हम कंसीडर करेंगे जो अलाउड है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे एन नॉट ऑफ यू जो है यानी जो सेकंड जो उसका वो डाइवर्ज कर जाता है। तो जब आप ओरिजिन लेंगे तो ओरिजिन पे एन नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एन नॉट उसकी सेकंड काइंड है ना बेजल फंक्शन की, उसके सोल्यूशन उसका सेकंड काइंड सोल्यूशन है, तो वो आपका ओरिजिन पे नहीं है, तो सिर्फ आपके पास जे नॉट हो जाता है। तो ये आपने जे नॉट की फॉर्म में अपना ये इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा उसके आगे ज़्यादा उन्होंने, इसमें तो सिर्फ इक्वेशन बनाई थी ना स्फेरिकल बेजल इक्वेशन, और उसका हमने कहा था कि सोल्यूशन होगा तो वो स्फेरिकल बेजल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो इक्वेशन बनाने के बाद उसका सोल्यूशन भी आगे डिफाइन किया हुआ, और ये ज़रा ज़्यादा उसको थोड़ा उन्होंने कि उसकी उसमें जो है वो रीराइट किया है, फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट करके उसके सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, उसमें सब्स्टिट्यूशन करके आपने d बाई डी एक्स को d बाई डी यू की फॉर्म में किया है, और फिर उसे बेजल एक इक्वेशन बना के फिर n इज इक्वल टू 0 के लिए उसका सोल्यूशन भी लिखा है। तो इसको आपने ज़रा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है उस पहले की निस्बत, ठीक है। तो ये तब आप करते हैं कि जब आगे वो आपको कहेंगे, ठीक है। इन्होंने आपको क्या कहा था, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन टू फाइंड y ऑफ एक्स टी, तो चूंकि आपने y ऑफ एक्स टी सोल्यूशन उन्होंने कहा हुआ है कि आपने निकालना है, y ऑफ एक्स टी किसका रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूशन को। तो अगर वो सोल्यूशन निकालने के लिए कहेंगे फिर आप उसका सोल्यूशन इस तरह इस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर वो आपको सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं कहते y ऑफ एक्स टी की फॉर्म में, तो आपने जो पहले ये किया था कि सिर्फ इक्वेशन निकाल ली थी, तो वहाँ तक भी इनफ था। सोल्यूशन आप तभी निकालेंगे जब वो आपको कहेंगे,
ठीक है। तो और ये याद रखें कि बाउंड्री कंडीशन जब आप लगाते हैं और उसके बाद जो ओरिजिन होता है उस पर एन नॉट जो सेकंड काइंड का सोल्यूशन है बेजल वो नहीं एग्जिस्ट करता, तो सिर्फ फर्स्ट काइंड के में आपके आता है सोल्यूशन। तो ये सारी बातें थी। उसके बाद ये 6.44 है जो कंसीडर अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस ए। एक स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी फॉर द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन उस हैज़ एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। तो ये कैसे, इसमें भी आपने सोल्यूशन उसका निकालना है एक्सेप्टेबल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, हमने पढ़ी थी शुरू में कि आपकी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन में हमने देखा था टाइम डिपेंडेंट भी होती है, टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है। यहाँ पे जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड होती है। उसकी बाउंड्री कंडीशन उन्होंने बताया कि जो साए है फंक्शन, वेव फंक्शन, ये साए मस्ट बी फाइनाइट फॉर आर इज लेस दैन इक्वल टू ए। इट मीन्स कि अगर आपका स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, तो अगर पार्टिकल जो है वो उसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, यानी उस रेडियस के अंदर अंदर या रेडियस के की बाउंड्री पे, तो तब तो आपका सोल्यूशन जो है वो फाइनाइट रहेगा, साया जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट रहेगा। लेकिन अगर आप जो है अगर साया ऑफ ए के ऊपर करते हैं तो साया ऑफ ए बिल्कुल एग्जैक्ट ए के ऊपर लेते हैं तो फिर जो फंक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर लेस देन इक्वल टू ए रहेंगे तब तो वो क्या रहेगा, वो फाइनाइट रहेगा। और साया ऑफ जीरो यानी बिल्कुल साया ऑफ ए यानी ए पॉइंट के ऊपर जाके इस बाउंड्री के ऊपर जाके आपका वेव फंक्शन साया जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो ये उन्होंने आपको दो बाउंड्री कंडीशंस बताई हैं। वी ऑफ आर जो है वो पोटेंशियल वो उन्होंने बताया जीरो कब है, जब आपका आर इज लेस देन इक्वल टू ए होगा, यानी रेडियस जो है वो लेस देन इक्वल टू स्फीयर के अंदर अंदर होगा। अगर रेडियस स्फीयर से बाहर और बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर जाके आपको पता है ए के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि साया ऑफ ए जीरो हो जाता है बाउंड्री के ऊपर। और अगर आप रेडियस बाहर ले लें, स्फीयर से ए के बाहर चले जाएंगे, तो फिर आपका पोटेंशियल भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो पोटेंशियल विद इन द स्फीयर तो जीरो रहता है, लेकिन स्फीयर से बाहर जो पोटेंशियल वो इनफाइनाइट हो जाता है। और पोटेंशियल खुद क्या है, वो फंक्शन ऑफ रेडियस है, ठीक है। और रेडियस को आप इन टर्म्स ऑफ ए पढ़ें, वेयर ए जो है वो आपका कोई स्फीयर है जिसका रेडियस है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फिर आपकी रिड्यूस होके वो आपने ये जो दी हुई है उन्होंने, उसको आप किस तरह से करेंगे, ये जो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m है, इससे आप दोनों तरफ जो है वो अगर आप डिवाइड कर देंगे माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m से, तो फर्स्ट टर्म जो है वो खाली हो जाएगी और दूसरी टर्म के साथ ही आ जाएगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। और इस पूरी टर्म को 2m e ओवर एच कट स्क्वायर, इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको के स्क्वायर का नाम उन्होंने दे दिया, और आपके पास ये एक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, इसमें अगर हम मेथड ऑफ वेरिएबल करेंगे तो सिर्फ रेडियल इक्वेशन आपको मिलेगी। रेडियल का मतलब है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, आपके पास बाकी थीटा फाई या ऐसी कोई टर्म्स नहीं मिलेंगी आपको। इसकी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में सिर्फ जो लीड करती है उसमें वो रेडियल इक्वेशन होती है, यानी रेडियल इक्वेशन का मतलब है सिर्फ आर की फॉर्म में आपके पास। ये आपके पास जब आप इसमें इसको करेंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर ओवर डी आर, ठीक है, सिर्फ आर की फॉर्म में, के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये रेडियल इक्वेशन उसकी बनेगी हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की, ठीक है। ये जो हमने हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की रेडियल इक्वेशन लिखी है ये उसी तरह की है जैसे स्फेरिकल बेजल इक्वेशन आपने अभी पीछे पढ़ी है। तो ये वही स्फेरिकल बेजल इक्वेशन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सिर्फ रेडियल इक्वेशन की फॉर्म में। और इसका जो सोल्यूशन है, ये जो भी आपने पीछे पढ़ी थी, ये भी स्फेरिकल बेजल इक्वेशन थी ना, इन टर्म्स ऑफ ये सेम यही इक्वेशन बनी है आपकी। तो पहले तो हमने सिर्फ ये इक्वेशन बनाई थी ना 6.42 में एंड पे, यही इक्वेशन अब ये बन रही है। इसी इक्वेशन को हमने इधर पिछले वाली इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्फेरिकल बेजल इक्वेशन को। तो जब भी वो आपसे स्फेरिकल बेजल इक्वेशन पूछेंगे आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस इज द स्फेरिकल बेजल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन अगर आप n इज इक्वल टू 0 के लिए करेंगे तो आपके पास एक j नॉट की फॉर्म आती है, एक n नॉट की फॉर्म। अभी आपको पिछली एग्जांपल में मैंने बताया कि n नॉट 0 हो जाता है, क्योंकि जब हम जो न्यूमान फंक्शन का जो सेकेंड आपका काइंड ऑफ बेजल सोल्यूशन होता है वो आपके वो एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये अभी आपने इधर पढ़ा कि ये डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है। तो आपके पास अलाउड सोल्यूशन जो है वो n इज इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ j नॉट वाला होता है, n नॉट वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही चीज़ आपने इधर अप्लाई की, सिर्फ j नॉट वाला सोल्यूशन जो है वो हम रखेंगे जो पहला है, और सेकंड वाला 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ j नॉट वाला सोल्यूशन रहेगा। उसके बाद आपने जो बाउंड्री सेकंड बाउंड्री कंडीशन आप लगाई है कि k जब 0 से लेके पाए तक आप उसकी लिमिट ले रहे हैं, तो k a जो है जो रेडियस है वो इज इक्वल टू बीटा, और बीटा क्या है, बीटा रूट है j नॉट का। तो बीटा चूंकि जे नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी का रूट है, और जे नॉट आगे से पाए को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि आपकी लिमिट है उसकी 0 से पाए तक की। तो इसका मतलब है कि के ए को आप पाए के बराबर ले सकते हैं, और अगर के ए को पाए के बराबर लेंगे, फिर के आपने अभी पीछे डिफाइन किया हुआ है ना कि के जो है वो क्या था, अभी आपने 2m e ओवर एच कट स्क्वायर को आपने के स्क्वायर डिफाइन किया हुआ है, तो ये वही वाला के है,
तो ये जो है जब आपने इसको के ए को पाए ले लिया, तो अब आप इसका दोनों तरफ का अगर स्क्वायर लें तो इट मीन्स कि आपके पास के स्क्वायर ए स्क्वायर जो है वो पाई स्क्वायर के बराबर होगा। के स्क्वायर की वैल्यू आपने पीछे डिफाइन की हुई है 2m/h कट स्क्वायर, वो लगा देंगे आप, और साथ ये ए स्क्वायर है साथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप ई को डिफाइन कर सकते हैं। सो ई जो है ये एच कट स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m और ए स्क्वायर, और ये मिनिमम एनर्जी है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की। सो दिस शोज दैट फॉर अ फाइनाइट स्फीयर पार्टिकल हैव 0 पॉइंट एनर्जी। ये क्योंकि आपने 0 पॉइंट पे निकाली है ना एनर्जी, तो ये वो कम से कम एनर्जी है जो आपने 0 पॉइंट के ऊपर निकाली है, तो ये उसकी मिनिमम एनर्जी जो आपने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसी तरह इसी पैटर्न पे आप जो है ना एग्जांपल 6.45 है, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। 2 डायमेंशंस वेव इक्वेशन के अंदर उन्होंने बताया इसको किया, जैसे अभी पीछे एक वेव इक्वेशन हमने सॉल्व की है, उसी तरीके से मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से आपने इसको भी करना है। इसको आप ट्राई करें। और ये एग्जाम्पल 6.46 है, ये भी सेमी इनफाइनाइट जो सर्कुलर सिलेंडर है आपका, जैसे हमने फर्स्ट वाली अभी 6.41 की थी, ये उसी पैटर्न पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, उसी तरह वो लेप्लास इक्वेशन जैसे हमने कंसीडर की, ये उसी पैटर्न पे आपने इसको करना है। ये दो इक्वेशन आप देखें, और इसके बाद जो हम करेंगे अभी, जो मैं आपको करवा रही हूँ एग्जांपल नंबर 6.47 है, जिसमें हमने एन एनालिसिस ऑफ एंटेना रेडिएशन पैटर्न्स वाला सिस्टम विद अ सर्कुलर अपर्चर इन्वॉल्व्स द इक्वेशन। ये इक्वेशन उन्होंने आपको दी हुई है, और इस इक्वेशन में सिंपली आपने उन्होंने कहा कि अगर आप और ये भी दिया हुआ उन्होंने आपको कि अगर जी ऑफ आर जो है वो 1 - r स्क्वायर के बराबर है, तो प्रूव करें कि ये जो एफ ऑफ यू है ये इसके बराबर है। तो ये हमने प्रूफ करना है, छोटा सा प्रूफ है, कोई इतना इसमें लेंथी वो काम नहीं है। तो उसके लिए सिंपली आपने लेट कर लेना है कि आपके पास जो आर है, अगर आप इसको ना वो एक सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म अगर आप यूज़ कर लें कि सपोज कि आपका आर जो है वो T/U के बराबर है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले तो आप एफ ऑफ यू को जो जी ऑफ आर और J0 UR R/dr, तो जो जी ऑफ आर है वो उन्होंने कहा है वो 1 - r स्क्वायर के बराबर है। तो पहले तो ये जी ऑफ आर की वैल्यू आप इसमें पुट करें ना, तो इंटीग्रल 0 to 1 और जी ऑफ आर की जगह आपने पुट किया 1 - r स्क्वायर जो उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ है, आगे J0 और R/dr। उसके बाद हमने जो सब्स्टिट्यूशन सपोज किया कि आर आगे बराबर है T/U के, तो हम आर को पुट कर देंगे टी आर स्क्वायर को T/U स्क्वायर, और यहाँ पे आर की जगह T/U, और यहाँ पे भी बाहर जो आर है उसकी जगह पे T/U, और डी आर में भी DT/U आ जाएगा, ठीक है। T/U हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमने एफ ऑफ यू जो है हमारे पास, अब लिमिट्स भी चेंज होती है ना, आपको पता है जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रल के अंदर, तो पहले वो लिमिट जो 0 से 1 थी, जब हमने r = T/U कंसीडर किया, तो r 0 के लिए अब आपकी लिमिट्स जो पहले उसके ऊपर थी ना r के ऊपर, अब वो लिमिट्स t के ऊपर बनेंगी ना। तो अगर आप r को T/U कंसीडर कर रहे हैं तो r 0 था, r 0 लिमिट के लिए आपके पास t जो है वो भी 0 होगा, और जब आप r को 1 लेंगे इधर, तो t जो है अब वो u को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो लिमिट पहले 0 से 1 थी, अब वो 0 से u हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी ये आपको ये इंटीग्रेशन का रूल है कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपका डेरिवेटिव वो चेंज हो जाता है ना, आपका dr से अब वो डेरिवेटिव dt बन गए। तो पहले लिमिट्स dr के ऊपर थी, आर के ऊपर, अब वो लिमिट्स जो है वो टाइम के लिहाज से यानी dt के ऊपर बन रही हैं। तो ये अब आपने ये लिमिट्स भी चेंज होगी, 0 से u बन गई। और उसके बाद अब आपके पास हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये एलसीएम वगैरह लिया है, और उसके बाद एलसीएम वगैरह लेने के बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ये किया, तो ये U1/U², U⁴ बाहर आ गया, और अंदर U² - t स्क्वायर और t J0 dt हो गया। उसके बाद अब आपके पास ये इंटीग्रल ऑफ u dv का फार्मूला यहाँ पे लगेगा इस वाली फॉर्म के ऊपर। ये U² - t स्क्वायर जो है ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये जो आपके पास दूसरी चीज़ है J0, तो ये जो है ना ये आपके पास d/dt ऑफ जो t और J1 ऑफ t, इस क्योंकि ये जो आपका जो होता है ना J0 ऑफ t, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, अगर आप डेरिवेटिव d/dt ऑफ t J1 ऑफ t लेना, तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास J0 ऑफ t वाली फॉर्म को, ठीक है। तो हमने इसको ये t J0 ऑफ t ये चीज़ इसको आपने यहाँ पे लिख दी है, दिस इज़ d/dt ऑफ t J1 ऑफ t। तो t J0 ऑफ t को आपने लिखा है d/dt ऑफ t J1 ऑफ t, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे लिख देंगे, ये अब आपका u बन गया, ये अब इंटीग्रल ऑफ u dv बन गया, क्योंकि पहले बन रहा था u × v × w, ये 3 फॉर्म बन रही थी, क्योंकि J0 भी आपका t पे डिपेंड करता है ना, वो भी वेरिएबल t पे डिपेंड करता है। तो फिर आप 3 वेरिएबल्स में इंटीग्रल निकालना मुश्किल है, तो फिर हम उसको 2 में करते हैं, u और v में।
तो जब u और v में करना है तो आपने जो टी जे नॉट ऑफ टी था ना, इसको आपने डी बाई डी टी ऑफ टी जे वन ऑफ टी से रिप्लेस करके अब ये u इंटू वी का इंटीग्रल बन जाएगा। तो आपको पता है इंटीग्रल ऑफ u डी वी जो है वो बराबर होता है u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ये u है, ये v है, तो आपने जब इसको ये फार्मूला यूज़ किया कि इंटीग्रल ऑफ u और ये डी वी, तो इंटीग्रल ऑफ u डी वी जो है वो u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v डी यू का फार्मूला यूज़ किया। और उसमें जब आप लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके u वाली, तो आपको पता है कि जो पहली टर्म है वो सारी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जब यहाँ पे u लगाएंगे t की जगह लिमिट में, तो t जो है वो आपके पास ये आपको 0 दे देगा ना। पहली लिमिट u वाली लगाएंगे तो भी 0 आ जाएगा, जब 0 वाली लगाएंगे तो ये जो t साथ आ रहा है, t 0 करने से ये पूरी दोनों सूरतों में, दोनों लिमिट्स में ये आपकी पहली टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास बचेगी सिर्फ ये सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में माइनस माइनस ये प्लस होके और ये 2 ओवर u रेज़ पावर 4 और बाकी आपके पास 0 से u और ये टी स्क्वायर और j1 ऑफ टी डी टी बचा। ठीक है, अब ये इसमें आपने क्या करना है कि इसमें भी आपने ये जो टी स्क्वायर जे वन ऑफ टी जो है, जैसे अभी आपने ऊपर लगाया कि टी जे नॉट ऑफ टी जो है वो उसकी जगह आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी जे वन ऑफ टी। इसी तरह सिमिलरली इसी पैटर्न पे जो टी स्क्वायर जे वन ऑफ टी है, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जे टू ऑफ टी। जैसे ऊपर लिखा आपने जे नॉट को जे वन से रिप्लेस कर दिया डेरिवेटिव लगा के, इसी तरह जब J1 है तो आप इसको डेरिवेटिव में लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर J2 ऑफ टी। तो जब डेरिवेटिव में लिखते हैं तो बेजल फंक्शन जो आपका है वो एक आगे हो जाता है, यानी J0 था तो उसका जब डेरिवेटिव में लिखा J1 बन गया। इसी तरह जब J1 को डेरिवेटिव में लिखेंगे तो वो J2 बन जाएगा। ठीक है, और जो टी की फॉर्म है वो साथ रहेगी, पहले भी टी साथ था, अब भी जो टी स्क्वायर है टर्म वो उसके साथ रहेगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अब इस पे जब करेंगे, अब इसका इंटीग्रल जो है ये इस डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा और आप सिंपली जो लिमिट्स लगाएंगे वो रह जाएंगी 0 से u। और अब अगर आप इसमें लिमिट्स पुट करें तो पहली लिमिट जब आप u वाली पुट करेंगे तो ये u स्क्वायर बन जाएगा, ये J2 ऑफ u बन जाएगा। लेकिन जब दूसरी लिमिट लगाएंगे तो t 0 होकर सारा कुछ 0 कर देगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो आपके पास सिंपली यही आपने प्रूव करना था कि f ऑफ u जो है वो टू ओवर u स्क्वायर J2 ऑफ u को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपका g जो है वो 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था। ये 6.47 एग्जाम्पल, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी सबसे, इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, इसलिए ये मैंने आपको करा दी। अगली जो आपकी है 6.48, ये उसी तरह है जैसे अभी आपने शुरू में की है टाइम इंडिपेंडेंट 6.44 एग्जाम्पल जो भी किया आपने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के लिए, ये उसी फॉर्मेट में। तो ये 2-4 अभी अगर आप एप्लीकेशंस जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स कराई हैं, ये कंप्लीट कर देती हैं आपकी एप्लीकेशंस ऑफ बेजल फंक्शन। तो आपने बेजल, ये आप इसके साथ ही आपका ये बेजल फंक्शन का चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्टार्ट लिया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बेजल फंक्शन की से, और फिर हमने उसके सॉल्यूशंस देखे। ये उसकी समरी जो है ये भी आप देख सकते हैं इसमें, और समरी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा। और मेन चीज़ आपके पास के आपने बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी इस फॉर्मेट में, फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो हमने देखा जे और जे एन यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। फिर फर्स्ट काइंड बेजल फंक्शन जे जो है वो फर्स्ट काइंड ऑफ बेजल फंक्शन होता है ना, तो उसको पॉजिटिव एन के साथ और नेगेटिव एन के साथ दोनों तरह से हम किस तरह लिख सकते हैं सीरीज़ की फॉर्म में समेशन के साथ। फिर जनरेटिंग फंक्शन उसका देखा, फिर कुछ रेकरेंस रिलेशंस जो हैं वो आपने देखे बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड के, और उसके बाद आपने ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन उसकी देखी है। ठीक है, और जो डबल जो है अगर दो आपके बेजल फंक्शन आते हैं, मैंने आपको सिंगल बेजल फंक्शन की भी ऑर्थोगोनलिटी पीछे मैंने बताई है आपको कि वो किसके बराबर होती है। उसके बाद आपने इंटीग्रल ऑफ द बेजल फंक्शन देखा फर्स्ट काइंड की, ज़्यादातर फर्स्ट काइंड पे आपने काम किया। सेकंड काइंड के लिए भी हमने काम किया, लेकिन सेकंड काइंड पे वही सारे रिलेशंस आते हैं रिकरेंस रिलेशंस जिस तरह आपने फर्स्ट काइंड के लिए निकाले थे। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट काइंड के बेजल जो है फंक्शंस पता है तो वही रिलेशंस आप इधर भी यूज़ करेंगे। देखें ना, जैसे पहला रिकरेंस रिलेशन है ये जे एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन जे एन ऑफ एक्स, तो एन ऑफ माइनस एन ऑफ एक्स माइनस वन पावर एन एन ऑफ एक्स। ठीक है, ये उसी तरह से, तो ये जैसे जे मैंने आपको कहा था चाहे एन माइनस हो या एक्स माइनस हो, एन अगर ये इसमें एन प्लस है एक्स माइनस है, इसमें एन माइनस है एक्स प्लस है। ठीक है,
तो चाहे आपका बेसल फंक्शन का जो है वो n की वैल्यू नेगेटिव है या आपका वेरिएबल जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो नेगेटिव है, तो उसका फंक्शन जो है ना सोल्यूशन एक ही जैसा आता है, -1 जे एन ऑफ एक्स, -1 जे एन ऑफ एक्स। यही चीज़ आपने इसमें भी सेकंड काइंड में भी देखी है कि ये -n है और x डिपेंड करता है फंक्शन x के ऊपर, तो ये -1 n एन ऑफ एक्स के बराबर है। तो सेम वही रेकरेंस रिलेशन अब ये सेकंड वाला भी देख लें, n-1 प्लस n+1 वाला, तो ये भी उसी तरह से है, ठीक है। तो ये 2n/x और जैसे यहाँ पे jn(x) था, यहाँ पे 2n/x जो है और ये किसके बराबर nn(x) के बराबर, तो सेम रिकरेंस रिलेशंस हैं फर्स्ट काइंड की और सेकंड काइंड की। अगला भी आप देख लें, तो इसलिए जब आपको फर्स्ट काइंड के लिए आ जाएंगी तो सेकंड काइंड की भी आप बता सकते हैं इजीली। उसके बाद फर्दर ये आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने ये उसके रेकरेंस सेकंड काइंड के पढ़ के हैंकल फंक्शन हमने नहीं पढ़ा, वो बेसल फंक्शन ऑफ थर्ड काइंड होता है, वो आपके चूंकि सिलेबस में नहीं था। फिर मॉडिफाइड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये मॉडिफाइड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये इस फॉर्म का होता है। स्फेरिकल बेसल फंक्शंस जो हैं ये इस काइंड के होते हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के आपने देखने, थर्ड काइंड हमने नहीं पढ़ी हैंकल वाली। उसके बाद ये आगे सारी हैंकल की है चूँकि, और उसी की ऑर्थोगोनैलिटी है, तो ये हमने नहीं करनी। तो ये हमने यहाँ तक किया था स्फेरिकल तक, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बेसल फंक्शन, और यही आपके पेपर में इंक्लूड होंगे। अभी मिड टर्म के में भी मैंने आपको 2 चैप्टर्स कहे हैं, तो यही 2 चैप्टर्स आपके मिड टर्म में होंगे। एक जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है और दूसरा आपका ये बेसल फंक्शन वाला चैप्टर है। तो जितने पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे, वो भी आपने करने हैं। और उसके अलावा जो है जो मैंने आपको जिस तरह क्विज़ में भी दिए हैं और जो कुछ एग्जाम्पल्स उनसे मिलती जुलती होती हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन ट्राई नहीं आपने करने जो आप पास्ट पेपर में आए हुए हैं, जो उससे मिलती जुलती हैं वो भी आपने सारी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स हैं या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करके देखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उस पर, ठीक है। तो और क्योंकि मेथोडोलॉजी आपने फॉलो करनी है, आपने अब एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं करना। एग्जाम्पल में जो जिस तरह के रिलेशन होते हैं आप उसके मेथड को फॉलो किया करें, तो फिर उसी एक मेथड से 2-4 एग्जाम्पल्स जितनी भी हो सकती हैं वो आप पॉसिबल एग्जाम्पल उसमें कोशिश किया करें कि 1-2 आप अपने अटैम्प्ट करके देखें ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके साथ ही अब हम ना ग्रीन फंक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है बेसल फंक्शन के बाद अब हम ग्रीन फंक्शंस पढ़ें। ग्रीन फंक्शन जो पिछले हमने जो बेसल फंक्शन पढ़ा है वो सारे होमोजेनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर जो है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते थे। ग्रीन फंक्शन क्या है? ग्रीन फंक्शन आर द सॉल्यूशंस ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जितनी भी नॉन होमोजेनियस, अब होमोजेनियस में और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या फ़र्क है? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो इस टाइप की होती हैं कि जिसमें कोई फंक्शन अगर है एफ ऑफ एक्स वाई, ये तब होमोजेनियस होता है ऑफ डिग्री एन का जब आपका फंक्शन एफ के एक्स के वाई जो है वो इक्वल होगा के रेज़ पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के। दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर विच रिप्लेसिंग के बाय के वाई the solution is again satisfied are called homogeneous equations. For example अगर हमारे पास dy by dx है वो इक्वल टू y है और अगर आप y को ky से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, तो आप देखते हैं कि आपके पास दोबारा dy by dx इज इक्वल टू y के बराबर आ जाता है। सो दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब नॉन होमोजेनियस में क्या होता है कि अगर आपका dy by dx फॉर एग्जाम्पल 5 के बराबर है, तो अगर आप अब y को ky से रिप्लेस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप y को ky से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास dy by dx इज इक्वल टू 5/k के बराबर आ जाएगा, विच इज नॉट द सेम फंक्शन एज वी हैव रिप्रेजेंटेड अर्लियर। इट मीन्स कि आपके पास वो वाला दोबारा dy by dx जो है वो रिट्रीव नहीं हुआ जैसे कि होमोजेनियस में रिट्रीव हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क होता है। तो हमने प्रीवियस जो बेसल फंक्शन में देखा था वो हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ग्रीन फंक्शन जो है वो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके सॉल्यूशंस के साथ डील करती है। और जितनी भी क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी आपके पास ये क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग वगैरह में ये सारे यहाँ ग्रीन फंक्शंस का जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब इसमें के ये मैं आपको जर्नल इंट्रोडक्शन इसलिए इसको दे रही क्योंकि आगे हम इसके मिड टर्म्स के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन देख लें कि ग्रीन फंक्शन है क्या। एक तो ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करता है। मैंने आपको बताया कि लीनियर डिफरेंशियल होमोजेनियस में और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। होमोजेनियस में आप जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वाई को के वाई से रिप्लेस करने के बाद दोबारा आपके पास वही फंक्शन रिट्रीव हो जाता है, लेकिन नॉन होमोजेनियस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ग्रीन फंक्शन में एक और चीज़ है, आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर होना चाहिए और ये चीज़ पास्ट पेपर में आई हुई है,
ठीक है 8.2 वाली, कि आपके पास अगर आप कोई लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर से अल्फा, आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और वो किसी फंक्शन वाई ऑफ एक्स के ऊपर लग रहा है, तो अल्फा जब वाई ऑफ एक्स के ऊपर लगेगा तो एक नया फंक्शन डिफाइन कर देगा विच इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सपोज एस इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए टू बी, टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये ज्यूम करना है कि एफ ऑफ एक्स बिकम डिराक डेल्टा फंक्शन। यानी आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है? डिराक डेल्टा फंक्शन इज अ न्यू फंक्शन। इट मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल अल्फा कोई ऑपरेटर है जो अगर ग्रीन फंक्शन के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर जब ग्रीन फंक्शन पे लगेगा तो वो एक नया फंक्शन बन जाएगा विच इज नोन एज डिराक डेल्टा फंक्शन। एंड व्हाट इज डिराक डेल्टा फंक्शन? डिराक डेल्टा फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम होता है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है अगर एक्स एक्स प्राइम के बराबर हो जाए, और अगर वो जीरो को कब अप्रोच करता है? अगर x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। और हम ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर अल्फा की बात करें, हम कह रहे हैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जब भी किसी ग्रीन फंक्शन के ऊपर लगेगा, यानी ग्रीन फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स प्राइम, तो आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा विच इज डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। और अगर आप इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को ग्रीन फंक्शन से जो है वो डिराक डेल्टा की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है जब इक्वल से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये अल्फा इनवर्स हो जाएगा। तो अल्फा पहले एक डिफरेंशियल ऑपरेटर था ना, तो जब उस तरफ जाएगा अल्फा इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा इनवर्स का मतलब है वो एक इंटीग्रल ऑपरेटर, इंटीग्रेशन ऑपरेटर बन जाएगा। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर से वो इंटीग्रेशन ऑपरेटर बन जाता है। अगर ग्रीन फंक्शन पे लग रहा है तब वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और अगर वो दूसरी तरफ जाके डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर लगेगा तो फिर वो एक इंटीग्रेशन ऑपरेटर कहलाएगा अल्फा इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी उसके उल्टा हो जाएगा। डिफरेंशियल जो है उसका ऑपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। सो जब आप इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो इंटीग्रेशन ऑपरेटर बन जाएगा। सो हियर एक्स जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम इज कॉल्ड द ग्रीन फंक्शन, जिसके ऊपर आप ऑपरेटर जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर अल्फा लगा रहे हैं, और फिर वो ग्रीन फंक्शन से डिराक डेल्टा फंक्शन एक नया फंक्शन बन जाता है विच इज़ द डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये सारी बात का ये मतलब था। सो ये बात जो हमने ऊपर कही कि जब अल्फा किसी फंक्शन वाई ऑफ एक्स के ऊपर लगेगा तो एक नया फंक्शन एफ ऑफ एक्स बना देगा, और यहाँ से अल्फा जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर से इंटीग्रेशन ऑपरेटर बन जाएगा अल्फा इनवर्स की फॉर्म में। ये चीज़ उन्होंने बताया कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल मौजूद है और वो बराबर है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्राइम इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम ऑफ डी एक्स प्राइम। तो अगर ये फंक्शन आपने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है तो इसके अगर एफ ऑफ एक्स आपका ये है तो यहाँ से आप वाई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स से वाई ऑफ एक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप एफ ऑफ एक्स के ऊपर ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगा दें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स से वाई ऑफ एक्स आ जाएगी। यही है ना इसका मकसद कहने का, कि एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर आप इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाएंगे तो आपके पास वाई ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर वो आपको वाई ऑफ एक्स देंगे तो वाई ऑफ एक्स से आपके पास एफ ऑफ एक्स आप कैसे निकाल सकते हैं? वाई ऑफ एक्स के ऊपर अगर आप अल्फा लगाएंगे यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो वाई ऑफ एक्स से आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो जो भी आपको गिवन होगा, अगर आपको वाई ऑफ एक्स गिवन होगा तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा के एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, और अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है जैसे, तो फिर आप उसके ऊपर इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगा के उससे वाई ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स उन्होंने आपको दिया, इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाएं यानी अल्फा इनवर्स। ठीक है, जैसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जब आप इसके ऊपर ये लगाएंगे तो आपको वाई ऑफ एक्स मिल जाएगा इस फॉर्म में। सो वाई ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अल्फा इनवर्स और एफ ऑफ एक्स प्राइम डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है आपने पहले का डिफाइन किया हुआ था, और इस एफ ऑफ एक्स को आपने ऐसे डिफाइन किया हुआ था जब आपने उसके ऊपर अल्फा इनवर्स जस्ट लगाना है, अल्फा इनवर्स इस इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा, तो ये वाई ऑफ एक्स को डिफाइन करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी, और ये आपके पास वाई, और उसके बाद अब आपने एफ ऑफ एक्स प्राइम को बाहर कर लिया, और ये जो अल्फा इनवर्स है ये डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम के साथ लग जाएगा। और अभी आपने पढ़ा कि जब इंटीग्रेशन ऑपरेटर डेल्टा जो डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर लगता है तो वो आपको क्या देता है? वो आपको ग्रीन फंक्शन देता है। सो अल्फा, ये अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर जब आपका लगता है डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर तो वो आपको क्या देता है? ग्रीन फंक्शन। ठीक है, अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका लगता है ग्रीन फंक्शन पे तो आपको डिराक डेल्टा फंक्शन देता है, और अगर इंटीग्रेशन ऑपरेटर यानी अल्फा इनवर्स जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन पे लगता है तो फिर वो आपको एक ग्रीन फंक्शन देता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की, इसकी डेफिनेशन की, और ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम के डी एक्स प्राइम आ गया। ठीक है, वेयर जो है जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम इज द ग्रीन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर अल्फा एंड विल बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री
कंडीशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट द ग्रीन फंक्शन यूज फॉर सॉल्विंग द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का डिफरेंस भी पता चल गया। अब ये 3 बातें आपने जहन में रखनी है जब भी आपने ग्रीन फंक्शन के बारे में पढ़ना है और नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक तो एक आपके पास फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर होना चाहिए आपके पास, जैसे अल्फा, जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कह रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब है आपके पास अल्फा होना चाहिए। उसके बाद रेंज ऑफ इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। और तीसरी चीज़ है बाउंड्री कंडीशंस। ये 3 बातें आपकी होंगी तो आप किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ जो है ग्रीन फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हो, और साथ आपके पास बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो आपको नोन हो। अब ये प्रॉपर्टीज हैं ड्राक डेल्टा फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो ड्राक डेल्टा फंक्शन पहली प्रॉपर्टी, एक तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जब x इज इक्वल टू एक्स प्राइम होता है, और 0 कब होता है जब x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम, ठीक है। तो तब आपके पास ड्राक डेल्टा फंक्शन की एक ये प्रॉपर्टी। अब ये इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है। एक तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की निशानी क्या होती है कि अगर आप उसको डेल्टा ऑफ माइनस एक्स है ना तो वो डेल्टा ऑफ एक्स के बराबर होता है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन जस्ट लाइक अ कॉज फंक्शन। मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ माइनस एक्स भी जो है ना वो कॉज एक्स के बराबर होता है। तो वो आपके पास वो आपको ना एक इवन फंक्शन होता है, जबकि साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आपका कॉस फंक्शन की तरह है। नंबर 2 दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव कंसीडर करें डेल्टा प्राइम ऑफ एक्स, तो ये माइनस डेल्टा प्राइम ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव में लेंगे तो उसके बाहर भी नेगेटिव आएगा और उसके अंदर भी नेगेटिव आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस को तोड़ के, यानी ये जो प्लस एक्स है इसको आप बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस करके लिख सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप इसको वेरिएबल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, डेल्टा ऑफ ए एक्स अगर आ जाता है इसके आर्गूमेंट में, ए आ जाता है कोई भी कांस्टेंट, तो ये बराबर होगा डेल्टा ऑफ एक्स ओवर ए की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए आप ले सकते हैं। यानी अगर कांस्टेंट ये जो साथ नेगेटिव भी आ रहा होगा ना, ए अगर -1 भी होगा तो नीचे आपके पास 1 आएगा, या ए अगर -2 भी होगा तो नीचे आपके पास 2 आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी। उसके बाद डेल्टा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप उस तरह खोलते हैं जैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं। तो डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय और साथ इसके 2a, ये जो आपका चूंकि आपने 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को खोला है तो इसके साथ 2a, वो भी उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। कांस्टेंट जो भी लगा आएगा डिवाइड में, साथ उसके कांस्टेंट जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चाहे वो नेगेटिव भी हो वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे आप उसे। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये उसका इंटीग्रल फॉर्म है कि डेल्टा ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, वो डेल्टा ऑफ ए माइनस बी को शो करेगा। फिर अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर वो मल्टीप्लाई होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए के साथ, तो आप का ये जो x है ना उस फंक्शन का वो a से रिप्लेस हो जाएगा। a कोई भी कांस्टेंट है, सो दिस वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ a और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। डार्क डेल्टा फंक्शन को कुछ नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहेगा उसका x को आप उसके कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा, वो एफ ऑफ ए बन जाएगा। उसके बाद x इंटू डेल्टा प्राइम ऑफ एक्स, अगर आप जैसे ऊपर कहा था ना आपने कि अगर आप x को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे डार्क डेल्टा x के साथ तो वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप x को डेरिवेटिव ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा प्राइम ऑफ x तो फिर वो 0 नहीं होता, फिर वो माइनस डेल्टा x के बराबर होता है, ठीक है, डार्क डेल्टा फंक्शन ऑफ x। तो ये इसकी प्रॉपर्टी। 9th प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी उसकी रेंज है और कोई जी ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डार्क डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, यानी अब आर्गूमेंट में एक फंक्शन आ रहा है और साथ माइनस ए इज एनी कांस्टेंट। तो इस तरह की अगर सिचुएशन बनेगी तो आपका जो प्रॉपर्टी ये होगी कि एफ ऑफ एक्स जो उसके आर्गूमेंट में आ रहा है कोई फंक्शन डार्क डेल्टा फंक्शन के आर्गूमेंट में, वो एफ ऑफ एक्स इधर ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डी एफ ओवर डी एक्स, ठीक है। यानी वो जो फंक्शन एफ जो उसके आर्गूमेंट में आ रहा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं आपने लेनी, और इस पे लिमिट क्या लगेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट की लिमिट लगेगी, ठीक है, जहाँ पे x जो है वो एक्स नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो a को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। जो 10th प्रॉपर्टी है वो ये है कि 2 पाई अगर मल्टीप्लाई होता है डेल्टा ऑफ एक्स से, जैसे पहले x मल्टीप्लाई होता था डेल्टा ऑफ एक्स से वो तो 0 होता था, अगर 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई होता है पूरे सर्कल का एंगल जो है ना वो टोटल जो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द है वो 2 पाई आर होता है ना, तो 2 पाई इज द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल। अगर 2 पाई मल्टीप्लाई होता है किसी डार्क डेल्टा फंक्शन x के साथ तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा के एक्स डी के को,
रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद 11th प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर 2 पाई की बजाय पाई मल्टीप्लाई हो सिर्फ डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, तो फिर ये लिमिट बीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ बीटा एक्स ओवर एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ना आपकी 11 प्रॉपर्टीज़ ये हमने डार्क डेल्टा फंक्शन की देखी हैं कि ये एक इवन फंक्शन है, बगैर डेरिवेटिव के कैसे बिहेव करता है, विद डेरिवेटिव हाँ बहुत फ़र्क आ जाता है इसके अंदर, डेरिवेटिव के बगैर और डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, फिर इसकी इंटीग्रल हमने देखी, लिमिट्स -∞ से +∞ के अंदर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट देखी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी मौजूद हैं, तो हमने तो जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, हमने इनके प्रूफ्स को स्टडी नहीं करना। तो अब जैसे ये भी पास्ट मैंने आपको बताया कि ये पिछली जो एक थी कि अगर आप फंक्शन के ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाते हैं तो एक नया फंक्शन बन जाता है। जैसे आपने ग्रीन फंक्शन के ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया था तो आपके पास नया फंक्शन बन गया था विच इज़ अ डार्क डेल्टा फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन से डार्क डेल्टा फंक्शन मिल जाता है आपको, और ये डार्क डेल्टा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ था। इसी तरह आप एग्जाम्पल 8.1 जो है ये भी आपके पास्ट पेपर में आई हुई है कि फाइंड द ग्रीन फंक्शन। ये ऑपरेटर की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू -a² d² / (1) इन द डोमेन 0 to a। ठीक है, ये 0 to a डोमेन में उनका बाउंड्री कंडीशन उन्होंने आपको दी हुई है, g ऑफ 0 x प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0 और विच इज़ इक्वल टू g ऑफ a और x प्राइम। ये बाउंड्री कंडीशन उन्होंने आपको बताई। यानी आप अगर g ऑफ x प्राइम होता है ना, तो यानी x को 0 कर दें तो भी ग्रीन फंक्शन 0 होगा, और x को a कर दें तब भी आपका ग्रीन फंक्शन 0 के बराबर होता है। ये दो बाउंड्री कंडीशंस उन्होंने आपको दी हुई हैं डोमेन 0 से a के अंदर, और ये ऑपरेटर की ये वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप ग्रीन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, लेट g ऑफ x प्राइम बी द ग्रीन फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल ऑपरेटर अल्फा इन द इंटरवल 0 to a, तो आपके पास अल्फा अगर आप लगाएंगे ग्रीन फंक्शन के ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जब आप ग्रीन फंक्शन पर लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, अभी ऊपर आपने पढ़ा है डार्क डेल्टा फंक्शन। सो अल्फा जब आप g ऑफ x प्राइम पर लगाएंगे तो आपको डार्क डेल्टा फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स प्राइम मिलेगा। और अब इसमें हमने कौन सा वाला लेना है, हमें पता है कि आपका इन्फिनिटी वाला तो हम ले नहीं सकते। आपको पता है डार्क डेल्टा फंक्शन की दो वैल्यूज़ है ना, या तो वो इन्फिनिटी होता है या वो 0 होता है। इन्फिनिटी वाला हम ले नहीं सकते, इन्फिनिटी तब होता है जब x इज इक्वल टू एक्स प्राइम होता है। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम वाला हम ले रहे हैं जिस पे डार्क डेल्टा फंक्शन 0 को अप्रोच करता है। तो जब x इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम है तो उस पर आपका ये जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी, और उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो भी ग्रीन फंक्शन वाली, वो भी आपकी 0 को अप्रोच करती है। क्यों? क्योंकि आपने ये भी ये कहा है कि ये जो अल्फा ऑफ जो फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम, जब आपका ये डेल्टा फंक्शन जो है 0 हो जाता है, फिर आपका ग्रीन फंक्शन अल्फा ऑफ ग्रीन फंक्शन जो है g ऑफ x प्राइम वो भी 0 को अप्रोच करता है फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम। तो ये हमने जो है आपकी राइट हैंड साइड ये 0 हो गई फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किया अल्फा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी -a² d² / (1), ठीक है, और साथ ग्रीन फंक्शन g ऑफ x प्राइम। अब इसकी हमने बना ली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की क्या निशानी होती है कि ये जो इसका ग्रीन फंक्शन के साथ वाली पूरी टर्म है इसमें d² dx² को हम कैपिटल D² लिख लेते हैं। सो -a² d² + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रीन फंक्शन तो हम दो बातें होती है ना कि या तो ग्रीन फंक्शन 0 के बराबर हो, या हम कहते हैं कि ये जो इसके साथ वाली टर्म है पूरी जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, तो हम जो साथ वाली पूरी टर्म है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वो सारी हम 0 के बराबर कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए ना, तो d की, तो रूट्स भी आ जाए उसके। तो अब ये -a² d² + 1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला कि a² d² इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस दोनों तरफ से ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, फिर माइनस कैंसिल होकर ये आ जाएगा। यहाँ से d² को अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो d के दो रूट्स निकलेंगे, +1/a और -1/a। अब ये दो रूट्स जो d के निकले हैं उससे आप सोल्यूशन लिख सकते हैं अपना g ऑफ x प्राइम का, कि g ऑफ x प्राइम जो ग्रीन फंक्शन है उसका सोल्यूशन क्या बना इस इक्वेशन का, उसका दो सोल्यूशन बनेंगे ना, एक +1/a के साथ और एक बनेगा -1/a के साथ। ठीक है, तो चूंकि ग्रीन फंक्शन डिपेंड करता है x और x प्राइम पे, तो पहला सोल्यूशन x/a की फॉर्म में बनेगा और दूसरा सोल्यूशन -x/a की फॉर्म में बनेगा। सो a एक्सपोनेंशियल ऑफ x/a + b एक्सपोनेंशियल ऑफ -x/a, वेयर a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये ग्रीन फंक्शन का आपने सोल्यूशन लिख दिया इन दो रूट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से दो केसेस जो है ना वो आते हैं, या तो आपका x जो है वो लेस देन x प्राइम है, या x जो है वो ग्रेटर देन
देन एक्स प्राइम है, ठीक है। तो केस 1 ये है कि जब x लेस देन एक्स प्राइम है तो इसको हम लेफ्ट ग्रीन फंक्शन कहेंगे, और अगर x ग्रेटर देन एक्स प्राइम होगा तो फिर आप उसको राइट ग्रीन फंक्शन कहते हैं। तो अभी हम पहले केस 1 में लेफ्ट ग्रीन फंक्शन निकालेंगे, फिर x ग्रेटर देन एक्स प्राइम के लिए हम राइट ग्रीन फंक्शन निकालेंगे। तो जब हम लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की बात करें तो g के सबस्क्रिप्ट में हम l लिखेंगे, तो gl ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर a प्लस b1 जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर ए। इस तरह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के लिए। और x को अब आपने क्या पुट करना है, फॉर x इज इक्वल टू 0 हम इसको देखेंगे। तो जब x को 0 पुट करेंगे, क्योंकि दो बाउंड्री कंडीशंस आपने ली हुई ना, कि या तो आपका x जो है वो 0 है और दूसरी कंडीशन है x a है। तो पहले x 0 पे इसको देखेंगे। तो x 0 जब हमने पुट किया ग्रीन फंक्शन में भी और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड में x की जगह 0 पुट किया, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 जो है वो आपको पता है ना वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि a1 प्लस b1 इज इक्वल टू 0 और b1 इज इक्वल टू माइनस a1। अब इस चीज़ को b1 की वैल्यू अगर हम इधर देखें, b1 की जगह हम यहाँ इस इक्वेशन में क्या पुट कर सकते हैं, माइनस a1। तो आपके पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन gl ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर a प्लस b1 की जगह अब आप क्या पुट करेंगे, माइनस a1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर a, और यहाँ से a1 को हम कॉमन ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये आपकी जो बनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एलर्स फार्मूला अगर हम देखें तो ये आपके बन जाए साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर a को शो करता है, ठीक है। अब ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर a को शो करेगा, तो इसको ज़रा आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका लेफ्ट ग्रीन फंक्शन gl ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x ओवर a, साथ एक कांस्टेंट c लगाया। वो कांस्टेंट c किसकी जगह लगाया, 2a1 की जगह। ये देखें ना पीछे इसके साथ इसकी एक्सप्रेशन में 2a1 ये आ रहा था ना बाहर, तो ये 2a1 की जगह आपने कांस्टेंट c लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, वेयर c इज इक्वल टू 2a1। अब ये थी पहली बाउंड्री कंडीशन आपने लगाई थी x इज इक्वल टू 0 के लिए, और हमने पहले क्या कंडीशन लगाई, x इज लेस देन एक्स प्राइम, जिसके लिए लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आया। अब केस 2 हम करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन एक्स प्राइम, ठीक है, राइट ग्रीन फंक्शन के लिए, और उसमें gr ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू a2। पहले हमने a1 b1 लिए थे, अब हम दूसरे कॉन्स्टेंट्स लेंगे a2 b2 के साथ। सो a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर a प्लस b2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर a। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे x इज इक्वल टू a। तो पहले बाउंड्री जो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के साथ आपने निकाली, यानी x इज इक्वल टू 0 के लिए, और जो आपकी राइट ग्रीन फंक्शन है वो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यानी x इज इक्वल टू a के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की जगह a डालेंगे और राइट हैंड साइड पे भी x की जगह a डालेंगे, कैपिटल A अब आपने पुट करना है, ठीक है। और वो पुट करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चूंकि ग्रीन फंक्शन 0 के बराबर होता है, ये हमने पहले भी कहा था, इट मीन्स ये जो कॉन्स्टेंट्स आपके a2 प्लस b2 वाली फॉर्म है ये भी 0 के बराबर होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे हमने कहा कि ग्रीन फंक्शन, इधर भी हमने इसी तरह किया था ना, कि जब हमने पहला केस किया था तो इसमें भी हमने लेफ्ट ग्रीन फंक्शन के लिए तब भी हमने कहा था कि ग्रीन फंक्शन 0 के बराबर होता है, तो फिर हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली थी ग्रीन फंक्शन को 0 करके। तो इसी तरह अब भी हमने चूंकि a2 और b2 की वैल्यू राइट ग्रीन फंक्शन के लिए निकालनी है, तो हम कहेंगे कि ग्रीन फंक्शन चूंकि 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सम है a2 और b2 का इस फॉर्म में वो भी 0 के बराबर है। यहाँ से b2 इस फॉर्म में आ गई, b2 इज इक्वल टू माइनस a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2a ओवर a। अब ये 2a कहाँ से आया, ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a ओवर a है, ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 2a ओवर a, ठीक है। अब ये b2 की वैल्यू आप अपनी इस राइट ग्रीन फंक्शन में पुट कर सकते हैं, और जब आप इसे राइट ग्रीन फंक्शन में पुट करेंगे आपकी ये वाली बनेगी फॉर्म कि gr ऑफ x प्राइम a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर a प्लस b2 की जगह अब आप डालेंगे माइनस a2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2a ओवर a, ये पुट करेंगे, और साथ इसके ऑलरेडी एक मौजूद था एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स ओवर a, ठीक है। तो ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी b2 की यहाँ पे इस फॉर्म ये वाली वैल्यू, और अब हमने इस दोनों में से a2 को कॉमन ले लिया, और a2 को कॉमन लेने के साथ साथ हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ a ओवर a भी कॉमन लिया बाहर, ठीक है। अब जब एक्सपोनेंशियल ऑफ a ओवर a भी बाहर कॉमन ले लेंगे तो अब ये देखें ये a ओवर a जो है ये पहली टर्म के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो जब पहली टर्म में एक्सपोनेंशियल डिवाइड होगा क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a ओवर a, ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a ओवर a, और दूसरी टर्म में एक ख़त्म हो जाएगा, 2a ओवर a था ना, तो उसमें से एक a ओवर a आपने बाहर कॉमन ले लिए, तो बाकी क्या बचा अंदर माइनस x माइनस a ओवर a इस फॉर्म में। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास साइन हाइपरबोलिक वाली फॉर्म बन जाएगी, लेकिन अब उसका आर्गूमेंट जो है वो x ओवर a नहीं होगा, अब उसका आर्गूमेंट जो है वो x माइनस a ओवर a वाला होगा,
ठीक है। तो ये जो पूरी कांस्टेंट टर्म आपने बाहर ली है इसको आप डी कह लेंगे अब आप, ठीक है। सो दिस विल बी डी, और ये पूरी जो टर्म आपकी बन रही है दिस इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस ए ओवर ए। तो ये एक इक्वेशन आ गई सेकंड बाउंड्री कंडीशन के साथ, x इज इक्वल टू ए के ऊपर, कैपिटल ए के ऊपर राइट ग्रीन फंक्शन की। तो पहले लेफ्ट ग्रीन फंक्शन फॉर x इज लेस देन एक्स प्राइम, अब राइट ग्रीन फंक्शन बना है फॉर x इज ग्रेटर देन एक्स प्राइम विद सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। वो जो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 पे निकाली थी आपने। अब उसके बाद आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, क्योंकि हमने x इज लेस देन एक्स प्राइम के लिए भी कर लिया, x इज ग्रेटर देन एक्स प्राइम के लिए भी कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्राइम के ऊपर जो है वो क्या होगा। तो जब x इज इक्वल टू एक्स प्राइम होगा तो आपके पास लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये बीच में उनकी लिमिट है ना, ठीक है। एक तरफ लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है, एक तरफ एक बाउंड्री पे राइट ग्रीन फंक्शन है। तो जब हम दोनों को बराबर कर देंगे, बाउंड्री निकाल लेंगे एक्स और एक्स प्राइम की, तो बाउंड्री के ऊपर लेफ्ट ग्रीन फंक्शन यानी जी एल ऑफ एक्स एक्स प्राइम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम, और जो राइट ग्रीन फंक्शन है जी आर ऑफ एक्स एक्स प्राइम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम, ये दोनों बराबर हो जाएंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनकी वैल्यूज जो हमने ऊपर लिखी थी, लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की वैल्यू ये वाली थी सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ, चूंकि x इज इक्वल टू एक्स प्राइम है ना, तो x की जगह एक्स प्राइम डालेंगे, एक्स प्राइम ओवर ए। और राइट बाउंड्री कंडीशन जो राइट ग्रीन फंक्शन था उसकी वैल्यू क्या थी, डी साइन हाइपरबोलिक x की जगह एक्स प्राइम माइनस ए ओवर ए। दोनों को आपने बराबर कर दिया, जहाँ से आप d को जो है ना ये साइन हाइपरबोलिक जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। और आप इधर से c की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम अपना जो ऑपरेटर है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है अल्फा, दैट कुड बी रिटन एज पी डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी बाई डी एक्स प्लस आर, वेयर आर में बी अ कांस्टेंट, और जो पी क्यू आर हैं ये फंक्शंस भी हो सकते हैं ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स पे डिपेंड भी कर सकते हैं और ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। तो हमने अपने डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस तरह पी क्यू और आर की फॉर्म में लिख लिया, और इसको लिखकर हमने क्या करना है कि देन हम इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स प्राइम अगर हम देखें तो पी ऑफ एक्स प्राइम जो है ये हमारे पास जो आपका लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है जी उसका डेरिवेटिव ऑफ द लेफ्ट ग्रीन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस डेरिवेटिव ऑफ द राइट ग्रीन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम, एंड दिस वुड बी इक्वल टू -1। तो हम ये चीज़ अगर हम ये वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करें तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, ठीक है, कि हमारे पास पी ऑफ एक्स प्राइम जो है वो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट ग्रीन फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ राइट ग्रीन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम के ऊपर वो -1 के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन बड़ी ज़रूरी है इस आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू के ऊपर। तो ये हमने इक्वेशन इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए डिफाइन की है। अब जब ये आपने डिफ़ाइन कर ली तो उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से आपके पास माइनस, अब आप अगर इसका डेरिवेटिव कंसीडर करें लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव, अब लेफ़्ट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ से आएगा आपके पास, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने के लिए अब हमने वैल्यूज पुट करनी है ना इस इक्वेशन में, ठीक है। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, फिर हमें राइट ग्रीन फंक्शन का भी डेरिवेटिव चाहिए। तो ये ऊपर लेफ्ट ग्रीन फंक्शन आपने लिखा हुआ है, ठीक है, सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर ए, ये लेफ्ट ग्रीन फंक्शन था ना आपका। तो जब c साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर ए, इसका अगर आप डेरिवेटिव करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव c ओवर ए कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्राइम ओवर ए, ठीक है ना। तो साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, कॉस हाइपरबोलिक। तो अच्छा, उसके बाद आप इसी तरह राइट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव करें, तो राइट ग्रीन फंक्शन ये है ना आपका, तो इसमें आ जाएगा d ओवर ए, और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्राइम माइनस ए ओवर ए, तो ये आपने दोनों का डेरिवेटिव किया, उसका भी जो है अपना लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव और माइनस राइट ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव, और इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे ना, इज इक्वल टू -1। माइनस कैसे आएगा, क्योंकि जो आपका ये जो अगर इन दोनों में से ये जो पहला वाला ये पॉजिटिव था बाहर है ना, ये अदरवाइज ये नेगेटिव था और दूसरा पॉजिटिव था। पॉजिटिव कैसे था, क्योंकि आपके पास ये आपने जो साइन हाइपरबोलिक का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है माइनस कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। और जब कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आप करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक का यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं तो ये भी आपके पास आता था माइनस कॉस, तो इसलिए माइनस को हमने बाहर ले लिया कॉमन, दोनों में माइनस आ रहा था। इधर भी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव माइनस कॉस हाइपरबोलिक बन रहा था, इधर भी साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव माइनस कॉस बन रहा था। उस माइनस को आपने बाहर कॉमन लेके, तो ये इस तरह, तो ये माइनस इस माइनस से अब कैंसिल हो जाएगा,
और उसके बाद आपके पास जो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है हमने, ये जो आपके पास जो अंदर डी की वैल्यू है, इस डी की वैल्यू को आप इधर से पुट कर सकते हैं, यानी डी इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्राइम ओवर ए और दिस, ये हमने इधर पुट की। उसके बाद हमने ना ये वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्राइम माइनस ए ओवर ए, ये वाली जो टर्म इधर डिनोमिनेटर में आ रही है ना सेकंड टर्म में, इसको भी बाहर हमने ए स्क्वायर के नीचे जो है कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगी आपके पास, ये साइन और कॉस हाइपरबोलिक वाली टर्म और दूसरी टर्म भी साइन और कॉस हाइपरबोलिक वाली फॉर्म बन जाएगी, इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करके, और ये एक इधर से कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म हमारी बाहर कॉमन लेने के बाद बनी है इस ब्रैकेट में, ये साइन हाइपरबोलिक एल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक एल्फा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को शो कर रही है, जिसको आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक ऑफ एल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में। तो ये हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करके इसको हमने साइन हाइपरबोलिक ऑफ एल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उस पर तो ऑलरेडी आपके पास वो 1 के इक्वल था। अब ये जो चूंकि वो 1 के इक्वल था, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्राइम माइनस ए ओवर ए आर है, ये आप उस तरफ लेके जाके 1 से मल्टीप्लाई करके वो इस तरफ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या बचा, ए सी साइन हाइपरबोलिक ऑफ ये वाली टर्म साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्म। ठीक है, जिसको हम ए के नीचे लिख के तो एक्स प्राइम से कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास वो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्राइम माइनस ए ओवर ए वाली जो 1 से मल्टीप्लाई होके आई थी वो रह जाएगी। और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो है ये ए सी चूँकि इसके बराबर है, तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्राइम माइनस ए ओवर ए, और ये साइन हाइपरबोलिक वाली टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास सी की फॉर्म आ जाएगी। जब आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, इस सी की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करें अपने डी के फॉर्म के अंदर, तो यहाँ से आप डी की वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सी की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की है, इसे आप इस डी के फॉर्मूले में पुट करें यहाँ पे, जहाँ के लिए हमने इसे निकाला था, तो यहाँ से आपको डी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये दोनों सी और डी के कांस्टेंट्स को अब आप कहाँ पुट करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 8.1 में और 8.2 में। इक्वेशन नंबर 8.1 जो है वो आपकी लेफ्ट ग्रीन फंक्शन की थी फॉर एक्स इज लेस देन एक्स प्राइम, और इक्वेशन 8.2 जो है वो राइट ग्रीन फंक्शन की फॉर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्राइम। ठीक है, सेकंड बाउंड्री के साथ। तो दोनों में आप अपनी ये सी और डी की वैल्यूज जो अब आपने निकाली हैं, इन दोनों को अब आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में। तो आपका लेफ्ट ग्रीन फंक्शन जो है वो इसके बराबर आ जाएगा जी एल ऑफ एक्स एक्स प्राइम, और राइट ग्रीन फंक्शन जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा सी और डी की वैल्यूज डालने के बाद, और जिनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट ग्रीन फंक्शन है वो एक्स इज लेस देन एक्स प्राइम के लिए आपने निकाला है, और राइट ग्रीन फंक्शन जो है वो आपने एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्राइम के लिए निकाला है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन फॉर द गिवन अल्फा ऑपरेटर जो उन्होंने हमें दिया था, और उसकी बाउंड्री कंडीशंस के साथ हम इस तरीके से अपना ग्रीन फंक्शन जो है वो एग्जाम्पल 8.1 उसमें हमें जो उन्होंने जैसा जो ग्रीन दिया था, हमने अल्फा ऑपरेटर वो हमने यूज़ करके अपना ग्रीन फंक्शन जो है वो एवेल्यूएट किया है। तो लेफ्ट और राइट दोनों, और दो बाउंड्री कंडीशन थी, एक्स 0 के लिए लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और x इज इक्वल टू ए के ऊपर सेकंड बाउंड्री पे हमने जो है वो अपनी राइट ग्रीन फंक्शन निकाली थी। फिर x इज इक्वल टू एक्स प्राइम करके उसके ऊपर हमने उसकी कंटिन्यूटी चेक की थी, जहाँ से हमने अपनी कांस्टेंट c d और c, पहले d को इन टर्म्स ऑफ c लिखा, फिर हमने पहले c को वैल्यूएट किया, जब c आ गया तो फिर हमने d भी आ गया हमारे पास, और दोनों की वैल्यूज़ को हमने अपनी इक्वेशंस में पुट करके दोनों जो है वो वैल्यूज़ निकाली अब ग्रीन फंक्शन की, लेफ्ट की भी और राइट की भी। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे आपने ये वाली प्रॉब्लम मैंने आपको कराई है 8.1, उसी तरह उसकी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये भी आ सकती है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल 8.2 है, ये भी पास्ट पेपर में आई हुई है, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी, क्योंकि आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी हो गया। हमने ग्रीन फंक्शन को इंट्रोड्यूस भी कर लिया, उसका जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंस भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि ग्रीन फंक्शन कैसे सेटिस्फाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और कैसे हम उसको जो डिफरेंशियल ऑपरेटर उसके लिए ज़रूरी है ग्रीन फंक्शन के लिए, उसको यूज़ करते हुए जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाते हैं ग्रीन फंक्शन पे, तो आपको डिराक डेल्टा फंक्शन कैसे मिलता है और डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी, और लेफ्ट ग्रीन फंक्शन कैसे आता है
बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करके, और राइट ग्रीन फंक्शन कैसे आता है। तो ये सारा हमने आज के कर लिया, बेजल फंक्शन को भी कंप्लीट कर लिया और साथ ग्रीन फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन कर लिया। इंशाल्लाह अब आपकी मिड के बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम इस ग्रीन फंक्शन को जो है वो अब इसी मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन हर लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने अपने अटेंडेंस भी मार्क करें और अच्छे तरीके से लेक्चर अटेंड करें, और ताकि आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना रहे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।